कल्पना कीजिए, आधी रात का सन्नाटा, लोग गहरी नींद में सोए हुए और अचानक हवा में एक अजीब सी तीखी गंध फैलती है। आंखों में जलन, सीने में जलती हुई आग जैसा एहसास। लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, कोई अपने बच्चों को उठाकर दौड़ रहा है, कोई रास्ते में गिर रहा है और कोई उठ ही नहीं पा रहा। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वह भयावह रात, जब भोपाल मौत की गैस भर गया था। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक थी, भोपाल गैस त्रासदी। यह कहानी है दर्द की, लापरवाही की और एक अधूरे न्याय की। दिसंबर की वह काली रात, जब चांद भी था सहमा सहमा साथ, जब शहर सोया था सपनों की गोद में, पर तबाही छुपी थी उसी की ओट में। एक कारखाने की लापरवाही ने लाखों जिंदगियों की डोर तोड़ दी। एक इंसानी भूल की कीमत ने हजारों जिंदगियां मोड़ दी। नमस्कार, समीक्षा में आपका स्वागत है और आज की समीक्षा में हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। साल 1969 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना प्रारंभ किया गया। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन एक अमेरिकी कंपनी थी, जिसे कि भारत की हिस्सेदारी के साथ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इस कारखाने में सेविन नाम का कीटनाशक बनाया जाता था, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक रसायन मिथाइल आइसोसाइनाइड का इस्तेमाल किया जाता था। यह वही खतरनाक गैस है जिसे गैस चैम्बर में डालकर हिटलर ने लाखों लोगों की जान ली थी। यह वही खतरनाक गैस है जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में केमिकल बॉम्ब बनाने के लिए किया गया था। यह वही खतरनाक गैस है जिसे जिनेवा कन्वेंशन में किसी भी युद्ध के दौरान इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया गया था। और उसी के बाद केवल कुछ कंपनियों को ही इंडस्ट्रियल यूज के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को बनाने का लाइसेंस प्राप्त था। उन्हीं में से एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाने का लाइसेंस तो प्राप्त था, पर भारत में इसके उत्पादन का लाइसेंस प्राप्त नहीं था। इस कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड को अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था और फिर भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता था। साल 1970 में यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार के पास अर्जी लगाई, जिसमें उसने MIC को भारत में ही बनाने का लाइसेंस मांगा और उसी के चलते आगे चलकर अक्टूबर 1975 में उसे अप्रूवल भी मिल गया और साल 1979 से MIC गैस का निर्माण भारत में ही किया जाने लगा। और इस गैस को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े बड़े टैंकर्स में जमीन के अंदर स्टोर करके रखा जाने लगा और जब भी MIC गैस की आवश्यकता होती तो इन टैंकर्स से उसे निकालकर पेस्टिसाइड्स बनाई जाती थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड के इस कारखाने में जिन 3 टैंकर्स में मिथाइल आइसोसाइनाइड को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया गया था, उन 3 टैंकर्स के नाम थे E610, E611 और E619। इन 3 टैंकर में कुल मिलाकर 68,000 लीटर MIC थी, जिनमें से कि 42 टन MIC तो सिर्फ टैंक नंबर E610 में थी। 2 दिसंबर 1984 की रात होते होते टैंक नंबर E610 के अंदर का प्रेशर अचानक से बढ़ने लगा, जिसमें कि 42 टन MIC गैस भरी थी और रात के 11 बजे तक E610 टैंक का प्रेशर 10 PSI तक पहुंच चुका था, जो सामान्य से अधिक था। जब यहां के कर्मचारियों को इस बात का एहसास हुआ कि E610 का प्रेशर अचानक बढ़ रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद मीटर रीडिंग में कुछ गड़बड़ी है और उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। उसके कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद, यानी कि 11:30 के आसपास, वहां के कर्मचारियों को कुछ गंध सी महसूस हुई और तब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि शायद कहीं से मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो रही है और उन्होंने उसे ढूंढना प्रारंभ कर दिया। और 11:45 के आसपास उन्हें वह जगह मिली जहां से वह गैस लीक हो रही थी और उन्होंने वहां के सुपरवाइजर को इस बात की जानकारी भी दी, पर उस समय था 12:15। यह टाइम था टी ब्रेक का और तब सुपरवाइजर ने बोला कि इसकी जांच हम टी ब्रेक के बाद करेंगे। 12:40
जब टी ब्रेक खत्म होता है तब तक E6 टैंक का प्रेशर 40 psi तक पहुंच चुका था और टेम्परेचर भी बहुत ऊपर जा चुका था, जो कि खतरनाक है क्योंकि MIC बहुत ज्वलनशील होती है और इसलिए इसमें आग बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है और इसी कारण इसे कम टेम्परेचर में रखा जाता है। देखते ही देखते E6 टैंक का प्रेशर 55 psi तक पहुंच गया और इस टैंक में वाइब्रेशन होने लगा और फिर 1 बजे के आसपास टैंक E610 का इमरजेंसी गैस रिलीज करने वाला वाल्व फटता है और MIC गैस हवा में मिलने लगती है। 1 घंटे के अंदर 42 टन MIC भोपाल शहर की हवा में घुल चुकी थी। तकरीबन 2 बजे के आसपास जब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे तो लोगों ने खांसना शुरू किया। उन्हें आंखों में जलन महसूस होने लगी और जब लोगों ने ये देखने के लिए अपने घर की खिड़की और दरवाजे खोले तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने घर के खिड़की दरवाजे खोले और बाहर आए तो वह जहरीली गैस तेजी से उनकी सांसों में घुलने लगी। उन्हें लगातार खांसी होने लगी, लगातार आंखों में जलन महसूस होने लगी, चक्कर आने लगे और उल्टियां आना शुरू हो गईं। जब लोगों का दम घुटने लगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल की ओर भागने लगे और उस क्षेत्र में सबसे नज़दीक जो अस्पताल था वो था हमीदिया अस्पताल। पर जो लोग जितना तेज भाग रहे थे वो उतनी ही तेजी से सांस ले रहे थे और उतनी ही तेजी से जहर अपने अंदर भर रहे थे। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कोई मर चुका था तो कोई मरने के करीब था। किसी की आंखों में जलन हो रही थी, किसी को उल्टी हो रही थी। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनका इलाज कैसे किया जाए, कौन सी दवाई दी जाए। इसलिए जिसके जैसे लक्षण थे वैसी दवाई दी जा रही थी, पर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। लगातार लोग मर रहे थे। अस्पताल में लाश तक रखने की जगह नहीं थी, इसलिए अस्पताल के बाहर कतारों में लाशें बिखरी हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तत्काल लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 15,000 से 20,000 लोगों की मौत अगले वर्ष में गैस से जुड़ी बीमारियों के कारण हो गई। लगभग 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। इस त्रासदी का असर सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रहा। फेफड़ों की बीमारी, आंखों की रोशनी कमजोर होना, त्वचा रोग, तंत्रिका तंत्र की समस्या, हजारों महिलाएं गर्भपात का शिकार हुई। गैस से प्रभावित बच्चों में जन्मजात विकृतियां देखी गईं। आज भी लगभग 40 साल बाद कई परिवार इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस घटना से जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थे वो थे बजरिया, कैंचीचोला, नवबहार कॉलोनी और भोपाल रेलवे स्टेशन। MIC गैस भू स्तर से ज्यादा ऊपर तक नहीं गई क्योंकि इस गैस का वजन सामान्य हवा से 2 गुना ज्यादा होता है। इस गैस का वजन यदि हवा के बराबर होता या हवा से कम होता तो यह गैस लोगों पर उतना असर नहीं डालती या उतना नुकसान नहीं पहुंचाती। कहते हैं इस गैस ने उन लोगों को कम इफेक्ट किया जो लोग रजाई या कंबल के अंदर सो रहे थे या फिर वो लोग जो ऊपर 3री या 4थी मंजिल पर रह रहे थे, उनकी जान बच गई थी। आगे चलकर जब लोगों को ये पता चला कि ये जहरीली गैस जिसने इतने लोगों की जान ले ली वो यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली थी, तो उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रातों रात यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस त्रासदी को दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक औद्योगिक त्रासदी माना गया और तुरंत ही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को सील कर दिया गया और साथ ही CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इसके जांच की जिम्मेदारी की। जब टीम यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में पहुंची और वहां के कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला कि अभी भी 25 से 30 टन MIC गैस बाकी के 2 टैंक यानी कि E611 जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन छोड़ सबसे पहले बची हुई MIC गैस को खाली करने का फैसला किया, क्योंकि अगर यह गैस हवा में लीक होती तो दोबारा भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गैस को खाली करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इस फैक्ट्री को फिर से शुरू किया जाए और बचे हुए MIC से पेस्टिसाइड्स बनाई जाए।
जैसे ही ये बात भोपाल के लोगों को पता चली कि फैक्ट्री को फिर से शुरू किया जा रहा है तो लोग घबराहट में अपना अपना घर छोड़कर जाने लगे। पूरे शहर में सन्नाटा सा छा गया। इन्वेस्टिगेशन टीम में भी डर था कि कहीं कोई और हादसा ना हो जाए। टीम ने इसे ऑपरेशन फेथ का नाम दिया और 16 दिसंबर 1984 को वर्कर्स को बुलाया गया और कारखाने को शुरू किया और बची हुई MIC को पेस्टिसाइड्स में बदला गया। 7 दिन लगे पर ऑपरेसी SIR और CBI ने जब आगे इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि पिछले 3 साल से लगातार इस कारखाने से गैस लीक की घटनाएं सामने आ रही थी। 1981 में एक वर्कर फॉस्जीन गैस के संपर्क में आ गया था और उसकी मौत हो गई थी। 1982 में फॉस्जीन गैस लीक होने के कारण 24 वर्कर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और फरवरी 1982 में 18 वर्कर्स MIC के संपर्क में आ गए थे। इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार 1980 से पेस्टिसाइड की मांग घटने लगी, जिससे कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को घाटा हो रहा था। इसलिए उन्होंने कारखाने के पुराने और तजुर्बेकार वर्कर्स को निकालकर कम तजुर्बे वाले वर्कर्स को कम तनख्वाह पर रखा। वक्त बीतने के साथ कंपनी ने सुरक्षा के इंतजामों को नजरअंदाज किया। इसकी वजह से वक्त बीतने के साथ मशीन पुरानी होती गई, गैस की पाइप्स में जंग लगने लगा। 2 दिसंबर 1984 को जिस दिन यह घटना हुई उस दिन शाम को यहाँ 3 अंडरग्राउंड पाइप की सफाई की गई थी और कहा जाता है कि सफाई के दौरान E610 के अंदर पानी घुस गया था और पानी के संपर्क में आते ही इसमें रिएक्शन शुरू हो गई, जिसकी वजह से पहले टैंक का प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा और फिर यह हादसा हुआ। यह भी बताया गया कि कंपनी के मालिकों को जब यहाँ हो रही पिछले वर्षों की कुछ घटनाओं के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कारण जानने का प्रयास किया। भोपाल के एक पत्रकार राजकुमार केशवानी ने अखबार में छापा था कि भोपाल एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है जो कभी भी फट सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस खतरे को गैस लीक होने के बाद भी रोका जा सकता था अगर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते। इसे रोका जा सकता था अगर वहां का कूलिंग सिस्टम इस गैस का टेम्परेचर बढ़ने न देता, पर खर्चे को बचाने के लिए वहां का कूलिंग सिस्टम महीनों से बंद था। दूसरा, इसे रोका जा सकता था अगर वहां का फ्लेयर टावर पूरी क्षमता से काम कर रहा होता तो। फ्लेयर टावर एक ऊंचा टावर होता है जहां खतरनाक गैसों को पाइप के माध्यम से ले जाकर जला दिया जाता है। जलाने से जहरीली गैस रासायनिक रूप से टूटकर कम हानिकारक गैसों में बदल जाती हैं। यह इमरजेंसी डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है, पर फ्लेयर टावर आंशिक रूप से बंद था। पाइपलाइन या वॉल्व की समस्या के कारण गैस पूरी तरह फ्लेयर तक नहीं पहुंच सकी। परिणाम स्वरूप MIC गैस सीधे वातावरण में फैल गई। यदि फ्लेयर टावर पूरी क्षमता से कार्य कर रहा होता तो बाहर निकलने वाली अधिकांश MIC गैस जलकर नष्ट हो जाती। इससे गैसों का प्रभाव और फैलाव कम होता। साल 2010 में भारतीय अदालत ने भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के 7 पूर्व अधिकारियों को माना और उन्हें दोषी ठहराया, जिसके तहत उन्हें अधिकतम 2 साल की कैद और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई, पर वो तुरंत जमानत पर रिहा हो गए। त्रासदी का मुख्य दोषी यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन CEO वॉरेन एंडरसन को माना गया, लेकिन वह भारतीय कानून की पकड़ से बाहर रहे और कभी सजा नहीं भुगत सके। साल 1989 में भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के साथ $470 मिलियन यानी कि 715 करोड़ के मुआवजे पर समझौता किया, पर यह राशि पीड़ितों की संख्या और नुकसान के मुकाबले बहुत कम मानी गई। भोपाल की वह रात इतिहास की किताबों में दर्ज है, लेकिन उन परिवारों के दिलों में आज भी जिंदा है। हर साल 2 दिसंबर को लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, न्याय की मांग करते हैं और उस दर्द को याद करते हैं जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। भोपाल हमें याद दिलाता है कि अगर सुरक्षा से समझौता किया जाएगा तो प्रगति नहीं, प्रलय होगा।
यह त्रासदी केवल एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी, और अगर चेतावनी को नजरअंदाज किया जाए तो इतिहास खुद को दोहराता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की त्रासदी दोबारा ना हो तो इस वीडियो को शेयर करें, जागरूकता फैलाएं और इतिहास को जिंदा रखें। आज की समीक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।